नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक कुमार गुप्ता है। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आप सबों से यूट्यूब के जरिए जुड़ पा रहा हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे से लगातार जुड़े रहने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे क्लास 10 में मैथमेटिक्स में आप 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। इसमें 4 से 5 स्लाइड हैं। इन विषय में अच्छे से हम बात करेंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, जो कि वीडियो बनने के बाद कुछ लोग कमेंट करते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट के कई सारे स्टूडेंट के 90 प्लस स्कोर आए हैं। ठीक है, तो उन बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये बात समझ लें कि ये टिप्स हमारे द्वारा बताए जा रहे हैं, लेकिन फॉलो आपको ही करना है। सबसे पहली बात है कि आप सिलेबस को पूरी तरह से समझें। हालांकि आपको लग रहा होगा ये कौन सी बात हुई, सिलेबस को समझना, सिलेबस तो देखते ही हैं। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस अगर समझ में आएगा, कुछ सिलेबस में स्पष्ट रूप से कई सारी चीजें नहीं लिखी हुई रहती हैं। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से आपको समझना होगा। सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो इस बार का 22-23 का है। कुछ पुरानी चीजें इस बार सिलेबस से कट हुई हैं, तो उनको भी देखना है कि कौन कौन सी चीजें कट हुई हैं, तो उन्हें छोड़ के चलना है ना। तो उन्हें छोड़ करके हमें सिलेबस को समझना है। पहले सिलेबस समझने के बाद हमें प्रयास करना है सिलेबस को कंप्लीट करने का। सिलेबस को कंप्लीट कब तक कर लें जो कि सही रहेगा। हालांकि कुछ वैसे तो बोर्ड के एग्जाम कब होंगे इस बात विषय में ज़्यादा कुछ अभी जानकारी आई नहीं है, लेकिन फिलहाल इस साल तो स्थिति ठीक ठाक लग रही है। कोरोना की कोई संभावना है नहीं, तो ऐसे में लग रहा है कि इस साल एग्जाम फरवरी लास्ट या मार्च तक शुरू हो जाना चाहिए। तो ऐसे में ये जरूरी है कि दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समाप्त हो जाए। सिलेबस को आप कंप्लीट कर लो तो बेहतर रहेगा। आगे हम इसमें बढ़ते हैं स्लाइड में। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, दिसंबर से पहले हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। दिसंबर तक भी होता है तो बहुत अच्छी बात है। सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। जहां से मिले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। प्रीवियस ईयर को जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर, पिछले 8 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसे जरूर से जरूर सॉल्व कर लें। प्रश्न आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, आपका जिस चैप्टर में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उस चैप्टर से लेकर के या मैथमेटिक्स पूरे सब्जेक्ट को लेकर के आपका जो डर है, कुछ छात्रों में डर होता है, वो डर दूर होगा। तो बेहतर होगा कि आप अगर अपने डर को दूर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बात जो रेड कलर से आपको स्क्रीन पर मोटी पट्टी में दिख रहा है, उसको आप ध्यान दें। समय की कीमत को समझिए। अगर आप मैथमेटिक्स में या 10 के किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो समय की कीमत को समझिए। हमने पिछले साल, कई सालों का जो अनुभव रहा है, हमने कई सारे अच्छे स्टूडेंट को भी इस वजह से समय को टाइम मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से उन्होंने खराब स्कोर किया। तो कुछ छात्र ऐसे भी थे जिन्होंने टाइम की कीमत को समझा। एवरेज परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके 10 में अपना स्कोर अच्छा कर लिया है। तो समय की कीमत जिन जिन छात्रों को समझ में आएगी, वो अपना स्कोर काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। समय का कीमत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। तो इस साल जैसा कि हमने देखा है, इस साल सीबीएसई का जो सैंपल पेपर जारी हुआ है, तो उसमें लगभग प्रश्नों की संख्या 39 होंगी। केस स्टडी भी 4 लगभग है, 3 या 4 केस स्टडी हैं। 20 के आसपास उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये 30 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसी 3 घंटे के दौरान में ही सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए आपके पास आएंगे जो एग्जामिनर वगैरह होंगे, जो एग्जाम ले रहे होंगे, तो वो सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए आपके पास आएंगे। तो उसी 3 घंटे में वो सारा सारा कुछ होगा। और ये कई छात्रों के साथ हमने टेस्ट के दौरान भी देखा है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर पाने का मतलब है, ऐसा लगता है शुरुआत में कि 3 घंटा तो काफी समय है, लेकिन ये समय बीत, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बीत गया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना होगा। शुरुआत से ही आपको जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। और ये टाइम मैनेजमेंट जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने से सही होगा। मॉक टेस्ट का मतलब कि आप
39 क्वेश्चन हैं। तो उसी तरह के 39 क्वेश्चन जो कि आमतौर पर उसी तरह का जो स्कूल में या फिर आपके इंस्टीट्यूट में जहाँ भी है पढ़ रहे हैं, तो टीचर के द्वारा जो सेट तैयार किया जाएगा, तो उसे आप समय पर 3 घंटा का जो समय है, 3 घंटा में समय पर उसको कंप्लीट करके टेस्ट पेपर को जमा करेंगे, जिसके वजह से 2 से 3 टेस्ट देते देते आपके पास आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये समय प्रबंधन करना कैसे है। ठीक बात है। और ये टेस्ट लगाना कब से शुरू करना है? जैसे ही आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। 50% सिलेबस में मॉक टेस्ट कैसे देंगे? तो जितना सिलेबस कंप्लीट हुआ आप उतना का ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक बात है। आप उतना उतना जितना सिलेबस हुआ 50%, आप उतना सही क्वेश्चन को बना करके बनवा टीचर को से रिक्वेस्ट करके जैसे भी हो आप जो है उस टेस्ट को देना है। अधिक से अधिक टेस्ट देने से आपका जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत सही होगा, और ये समस्या एग्जाम के दौरान नहीं रहेगी कि समय घट गया। समय बिल्कुल मैनेज हो जाएगा। 3 घंटा काफ़ी समय होता है, लेकिन अगर समय मैनेजमेंट करने आए तब समय जिन छात्रों का जो समय है मैनेज हो जाता है, तो वो 3 घंटा में से 2.5 घंटे में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आधा घंटा वो चेक वगैरह करना है, अपना कॉपी को देख लेते हैं। और जिनका जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो 3 घंटा उनके लिए कम पड़ जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि समय की कीमत को समझना है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आंसर राइटिंग भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। आंसर राइटिंग आपको कैसे करना है? आंसर राइटिंग में जो है कई सारे पार्ट में क्वेश्चन रहता है, सेक्शन वाइज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक अलग सेक्शन में है, केस स्टडीज एक अलग है, लॉन्ग आंसर एक अलग सेक्शन है। तो ये जो सेक्शन वाइज है, तो प्रयास करें कि एक सेक्शन के सारे क्वेश्चन को एक सीरियल से बनाते चले जाएं। उसके बाद दूसरे सेक्शन को शुरू करें, उसके बाद तीसरे सेक्शन को शुरू करें। हालांकि कुछ क्वेश्चन जो है वो लगातार बनते जाना, ये भी कोई सही बनते जाएगा, लगातार आपसे बनाते चल जाए और सारा बनते जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपका छूट भी सकता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपका छूट जा रहा है, आप उसे लास्ट में बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन सेक्शन वाइज ही सॉल्व हो। एक सेक्शन एक बार में पहले सॉल्व हो जाए, तो दूसरे सेक्शन में, हाँ, उस सेक्शन के अंदर आप नंबर ऊपर नीचे होता है, कोई 2 के बाद 1 के बाद आप 3 बना ले, 3 के बाद 2 बना ले, तो उससे कोई ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है, उससे दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा बात है कि अब जब आपका जब कॉपी चेक होता है, अगर आप शुरुआत में ही बहुत सारा गलत कर चुके हैं, कॉपी में काट कूट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो शुरुआत में ही आपके कॉपी पे जब ध्यान जाएगा कि बहुत गड़बड़ लिखा हुआ है, तो टीचर का विशेष ध्यान होगा, छोटी छोटी गलतियां आपके खोजेंगे, तो इससे दिक्कत हो सकता है। आप शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन जो है, 2-3 जो भी क्वेश्चन आप बना रहे, शुरुआत के 2-3 पेज क्वेश्चन या 2-3 पेज बिल्कुल साफ सुथरा सही से वही क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, जो कि एकदम जिसके विषय में है कि गलती नहीं होगा, बनाएंगे और वो बनेगा। ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आंसर राइटिंग बिल्कुल सही तरीके से होगा। आंसर राइटिंग अगर ये भी एक कला है, एक से आर्ट है आंसर राइटिंग। मतलब अगर जिन्हें आंसर राइटिंग अच्छा तरीका से आता है, तो मार्क्स उनका थोड़ा सा इस वजह से भी इंक्रीज डिक्रीज होता है। आंसर राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अच्छा, आंसर राइटिंग में कुछ छात्रों का है कि आखिर हम आंसर राइटिंग करें तो करें कैसे, स्टेप कितना लिखें, कौन सा स्टेप ना लिखें, कौन सा स्टेप, मतलब किस तरह से आंसर राइटिंग को करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे, तब 2020 तक का जो पिछले टॉपर्स रहे हैं 2020 तक में, तो उनकी कॉपियां लगी हुई है सीबीएसई की वेबसाइट पर। 2020 तक के जो भी टॉपर हैं उनकी कॉपी वेबसाइट पर लगी हुई है। तो वो कैसे लिखते थे, उनको मार्क्स किस तरह से मिला है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, समझ में आपको आइडिया लगेगा कि आंसर राइटिंग हमें करना कैसे है। इसका हेल्प आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए। आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट पर ये लगा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन आता है कि ज्योमेट्री का जो सेक्शन है, ज्योमेट्री के सेक्शन में आपको करना है कि जब अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यदि डायग्राम बनाना जरूरी हो, तो बिल्कुल डायग्राम को बनाए, डायग्राम को छोड़ना नहीं, बिल्कुल बनाए, एकदम साफ सुथरा डायग्राम बनाए, स्केल का यूज करें। ठीक है। पेंसिल के जो पेंसिल होता है, पेंसिल के थ्रू और स्केल से आप ग्राफ को ड्रॉ करें। ये तो एकदम जरूरी है ज्योमेट्री में। अच्छा, कुछ सेक्शन में होता है कि कुछ फालतू स्टेप बिल्कुल भी ना लिखें। क्वेश्चन जितना जो है कम से कम स्टेप में सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। बेवजह मतलब स्टेप को बढ़ाने का कोई आवश्यकता नहीं है, उससे फायदा नहीं होगा और नुकसान ही होगा। बेवजह अत्यधिक स्टेप लिख देने से फायदा नहीं होता है, उससे नुकसान ही होता है। तो आंसर राइटिंग में इन चीज़ों का ध्यान देना है। क्वेश्चन को आप सेक्शन वाइज सॉल्व करना है। जो शुरुआत के 2-3 पेज हैं उसे बिल्कुल अच्छा तरीका से साफ सुथरा लिखें, तो नंबर सही से मिलेगा। आगे के क्वेश्चन में नंबर ज़्यादा काटा नहीं जाएगा आपका।
तीसरा चीज इसमें हमारा क्या है कि आप टॉपर की जो कॉपी है जो वेबसाइट पे अपलोडेड है उसका हेल्प बिल्कुल लें। वो आप लोगों को हेल्प लेने के लिए ही सीबीएसई ने लगाया है, तो उसका हेल्प लें। ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डायग्राम फिगर जो भी बनाना है बिल्कुल बनाए और साफ सुथरा बनाए, उसे छोड़े नहीं, ठीक है। और जो अन्य क्वेश्चन, अन्य जो भी चैप्टर के क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें बेवजह फालतू के कुछ स्टेप ना लिखें, जितना आवश्यक हो उतना स्टेप ही लिखें, ठीक है। बेवजह स्टेप लिखने से आपको उससे नुकसान ही होगा। नेक्स्ट आता है कि हमने यहाँ पिछली स्लाइड में बात किया था कि अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाएं। तो सवाल है कि ये प्रश्न कहाँ से सॉल्व करें, किस बुक से सॉल्व करें। तो इस विषय में हम आपको यही कहेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ट, एनसीईआरटी इज बेस्ट। एनसीईआरटी के बुक जो मेन बुक है और एक एग्जाम्पलर बुक, दो बुक आता है एनसीईआरटी का, मेन बुक और एग्जाम्पलर बुक, इसके सारे क्वेश्चन को, ठीक है, सारे क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सहित सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी बुक से। आर एस अग्रवाल, हालांकि हमारे द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूट में या जो भी है हमारे द्वारा आर एस अग्रवाल का सलाह हम देते हैं आमतौर पर छात्रों को, लेकिन आपके टीचर, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस भी जगह पढ़ रहे हैं, आपके टीचर जो भी अन्य बुक का सलाह दे रहे हैं, आप उस बुक से इस क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक अदर बुक रख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस्ट बुक है, लेकिन अत्याधिक क्वेश्चन सॉल्व, जितना अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो एनसीईआरटी में बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या कुछ कम है, तो ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो इसके लिए आप आर एस अग्रवाल बुक रेफर कर सकते हैं। अन्यथा आपके टीचर के द्वारा जो भी बुक सलाह दिया जा रहा है आप उसे रेफर करें, उससे सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी दिखने लगेगा टेस्ट में। तो अब बात आता है कि टेस्ट कैसे देना है। तो मॉक टेस्ट देते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप एग्जाम के माहौल में जैसे दें। एग्जाम के माहौल मतलब कि जहाँ आपका ग्रुप है, किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं या स्कूल में हैं, तो ग्रुप में जब टेस्ट देंगे तो वहाँ वो माहौल बनेगा। ग्रुप में टेस्ट दे सकते हैं, अगर आपका ग्रुप उस तरह से नहीं बन पा रहा है तो आप घर में भी टेस्ट दे सकते हैं। मार्केट में कई सारे मॉडल पे सैंपल पेपर जो है, टेस्ट पेपर उपलब्ध हो जाते हैं, आप उसको तय समय में सॉल्व करें, कई तो सॉल्व करके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि हमारा इंस्टीट्यूट जो एसबी इंडिया का है, यहाँ का भी जो मॉक टेस्ट है हमारे चैनल पर, जो हमारे जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उसको भी, उस सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको आपके टीचर जो सलाह देते हैं आप उस सेट को बिल्कुल सॉल्व करें, ठीक बात है। तो ये सारा चीज़ था, आपको इन सारे चीज़ पर ध्यान देना है। ये सारे चीज़ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो आप ठीक ठाक स्कोर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे छात्रों ने किया भी है 90+ स्कोर है, तो इसके लिए परेशान होने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। और सबसे अंतिम सलाह ये आप लोगों के लिए है कि ये सारा वीडियो तो मैंने बना दिया, लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि आप जो ये पूरी मैथमेटिक्स या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसकी तैयारी के दौरान आप ये उद्देश्य लेकर तैयारी ना करें कि हमें 90+ स्कोर करना है, ठीक बात है। 90+ स्कोर करने के उद्देश्य से तैयारी नहीं करना है। हमारी तैयारी का तो उद्देश्य होना क्या चाहिए, हमारी तैयारी का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसे सीखने का कोशिश करें, ठीक है। सीखने का कोशिश करें, उसका मॉक दें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं, टाइम को मैनेज करें, नंबर आ जाएंगे। नंबर 90+ आना कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर आ जाएंगे। लेकिन ये सारा जो आप जब काम करेंगे सीखने के उद्देश्य से, जब मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो बेवजह तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो स्कोर ठीक ठाक मिल आ सकता है। हालांकि अगर 90+ का आप दिमाग में टेंशन लेके चलेंगे तो टेस्ट में नंबर कम आने के बाद बेवजह चिंता होगा। ये सब चीज़ से दूर रहना है, इस तरह से करके तैयारी करना है। हम आपके अच्छे रिजल्ट की संभावना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये सब तो है। और एक बात और कि सीबीएसई के द्वारा जो सैंपल पेपर जारी किया गया है उसको भी सॉल्व करें।